सर इसमें एक जो फैक्ट आ रहा है वो आ रहा है, ये 2023 में एआईबी ने इन्वेस्टिगेट किया था, ये फ्लाइट एक बार क्रैश हो चुकी है। तो अभी तक ये बता रहा है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। तो बहुत सारी ऐसे प्लेन क्रैश या हादसे होते हैं जिसमें पेंडिंग है, लेकिन इसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो शुरुआती एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि ये मुंबई मुंबई में हुआ था और एयरपोर्ट पर ही हुआ था, और उस दिन भी विजिबिलिटी लो और बारिश हुई थी। तो वही इसको बताया गया था रीज़न कि मेन ख़राब मौसम और विजिबिलिटी लो होने की वजह से ये तब 2023 में। और ये इस मॉडल का ये पहला वो हादसा था इंडिया में, अब सेकंड हुआ है जो ये कल हुआ। सर इसमें आपने रिपोर्ट भी पढ़ी है, इसमें आपका पर्सनल व्यू पॉइंट क्या है? क्योंकि 3000 अगर मीटर विजिबिलिटी है और ये कम्युनिकेट किया जा रहा है पायलट को, तो ऐसे में क्या पायलट के विवेक के ऊपर है कि वो उतारे या ना उतारे, या क्या मिसकम्युनिकेशन हो गया? क्या ऐसा संभव है मिसकम्युनिकेशन होना? इसमें दो तीन चीज़ें। एक पहले मैंने एक रिपोर्ट देखी थी जब YSR जो रेड्डी थे, आंध्र प्रदेश के CM, उनका, या फिर माधवराव सिंधिया वाली जो प्लेन क्रैश की बात करूँ, कई ऐसे कंप्लेंट आए थे कि जो VVIP या पॉलिटिशियन होते हैं, इलेक्शन रैली में जाते हैं या किसी पार्टी के फंक्शन में जाते हैं, कई बार ख़राब मौसम होता है, वेदर होता है, पायलट ये कहता है कि इस वक्त रिस्की है, लेकिन उन पर दबाव भी डाला जाता है कि अरे कुछ नहीं होगा, आप चलिए। तो ये भी होता है कि एक प्रेशर इधर से भी जाता है पायलट के ऊपर। दूसरा, मुझे लगता है कि कहीं से भी ये सही नहीं होगा कि हम पूरी तरह से ब्लेम जो है पायलट के ऊपर डालें कि ये सब कुछ पायलट पे हुआ, या फिर बहुत सारी और भी बातें हैं। यहाँ दो चीज़ें हैं। एक, पहला, जब रनवे नंबर 29 दिया गया ATC की तरफ से, हालांकि यहाँ फुल फ्लेज ATC भी नहीं है, जो रिपोर्ट आई है वो ये कहा गया है कि जो ट्रेनिंग वो होते हैं वो लोग इसको संभाल रहे थे शायद, क्योंकि बहुत बड़ा वो एयरपोर्ट टाइप की चीज़ तो है नहीं। फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो लेकिन उस वक्त तक जब आप लैंड करते हैं तो बहुत हाइट से आप नीचे आ चुके होते हैं, और जब आप नीचे आ चुके होते हैं और लैंड करना हो, और उस वक्त लैंडिंग में अगर प्रॉब्लम होती है तो एक ही चीज़ होती है कि आप वापस हाइट पकड़े। वो बहुत कम टाइम होता है, और वेदर ख़राब हो तो और मुश्किल होता है। तो जो अभी तक का ये कि 29 पे जब वो लैंड करने जा रहे थे तब तक मुश्किल हो गया, क्योंकि रनवे दिखाई नहीं दिया, तो कहाँ लैंड करेंगे। तो फिर उसने सेकंड अटैम्प्ट लेने की सोची रनवे नंबर 11 पर, लेकिन फिर उसके लिए आपको हाइट भी लेना है, टर्न भी करना है, तो उसी में कहीं टॉपल भी हो सकता है, प्लेन कंट्रोल से बाहर भी जा सकता है। तो अभी ये कहना पूरी तरह से कि जैसे वो एयर इंडिया वाला ही अहमदाबाद का भी हुआ है कि पायलट की गलती है, या इसमें हम सीधे पायलट पर डाल दें, मुझे लगता है कि ये बड़ी गलत चीज़ होगी जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आए, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल एरर है या कुछ और एरर है। सीधे सीधे पायलट को जिम्मेदार या गुनहगार मानना सही नहीं होगा। सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि जब ये गो अराउंड करता है तो काफ़ी हाइट लेता है और तब वो नीचे आता है, तो माइट भी ये पॉसिबिलिटी है कि कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया हो प्लेन में, वो क्योंकि ऐसा कोई भी पायलट नहीं चाहेगा कि इस तरह की सिचुएशन क्रिएट। जितने भी एविएशन के एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये 2 इंजन और 9 सीटर प्लेन था, तो 2 इंजन का एक साथ फेल होना, ये एक मतलब कहते हैं कि लाखों में एक बार ऐसा हो सकता है। ऐसे को याद है अहमदाबाद वाले इसमें भी ये हुआ था कि कहीं दोनों इंजन एक साथ ना फेल हो गया और तभी वो रनवे से हाइट ही नहीं पकड़ पाया। तो अब ये कि 2 इंजन एक साथ फेल हो जाए नामुमकिन सा होता है, तब उसमें टेक्निकल एरर नहीं है, और अगर एक इंजन फेल है तो दूसरे इंजन से आप आराम से लैंड करा सकते हैं। तो अभी वो भी क्लियर नहीं है। शुरुआती रिपोर्ट 3 दिन, मतलब मुझे लगता है ये कल हुआ है, और अगर मैं बात करूँ अगले 2 दिन तक, मुझे लगता है शायद सैटरडे संडे तक शुरुआती रिपोर्ट आ जाएगी कि इसकी मेन वजह क्या है। लेकिन मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ मीडिया, सोशल मीडिया में अभी से पायलट को निशाना बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि पायलट की पूरी फैमिली भी है, और फिर इससे पहले भी हुआ, पायलट को हम लोगों ने विलन बनाया। तो जब तक पूरी रिपोर्ट ना आ जाए, किसी एक को गुनहगार ठहराना ठीक नहीं हो सकता। जितने प्राइवेट इस तरह के जेट या फिर उड़ते हैं, इसके मेंटेनेंस को लेके बहुत सारी कंप्लेंट आई है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए उड़ा देते हैं। जो मेंटेनेंस होनी चाहिए, जो फिटनेस सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं है। फिर पायलट पे ब्लेम गेम डालने के लिए आप ये भी करते हैं कि पुराने उनके कुछ रिकॉर्ड निकाल देते हैं। अब एक रिपोर्ट ये आ रही है कि 3 साल के लिए सस्पेंड रहे थे वो ड्रिंक की वजह से, लेकिन 3 साल पहले कल क्या फ्लाई करते वक्त ड्रिंक ली थी, ये तो कहीं रिपोर्ट नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे में जल्दबाजी नहीं फैसला लेना चाहिए। वो अलग केस था जिसकी सज़ा भी शायद मिली, अगर वो सही है तो, मुझे मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन सही है तो ठीक है, वो सज़ा मिली, 3 साल सस्पेंड रहे। अब लेकिन इसका उससे कोई केस का लेना देना नहीं, इस एक्सीडेंट का। तो इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए ताकि ये पता चले कि एक्चुअल
इसके रीज़न क्या एक थे? चीज़ लास्ट पूछना चाहूँगा, 3000 मीटर की जो बात कही जा रही है और वहाँ से ये कहा जा रहा है कि रनवे दिख रहा है मुझे, और उसके बाद अचानक लैंडिंग हो रही है और कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो ये भी संभव है कि बीच में कम्युनिकेशन जो जो ये डीजीसीए कह रहा है कि हमारा कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। लास्ट कम्युनिकेशन 9 मिनट पहले इस क्रैश के हुआ था, जो मेरे ख्याल से 12:37 पर 12:37 पे इनका एटीसी के साथ जो भी था कांटेक्ट था, 12:37 पे वो कट गया। तब तक एटीसी ने कहा था कि आप रनवे नंबर 29 पर लैंड करिए, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट नाकाम रही, तो सेकंड अटेम्प्ट में 11 रनवे नंबर 11 पे लैंड करना था, तब एटीसी से कांटेक्ट टूट गया। अब अगर हम 12:37 देखें जब कांटेक्ट टूटा है, और अगर आप सीसीटीवी कैमरा देखो जो फुटेज क्रैश का, वो 12:46 है, तो इसका मतलब हुआ कि 37 एंड 46, 6 और 3 लगभग 9 मिनट। तो ये 9 मिनट में प्लेन हाइट पकड़ने की कोशिश करता है, सेकंड अटेम्प्ट लेने की कोशिश करता है, लेकिन फिर हवा में ही प्लेन लड़खड़ाता है और फिर ज़मीन पर गिर जाता है। तो यही 9 मिनट या 7 मिनट की आखिरी की जो कहानी है कि उसमें क्या हुआ, ये मुझे लगता है कि सैटरडे संडे तक शुरुआती लास्ट क्वेश्चन सर, ब्लैक बॉक्स कुछ उसमें तो आप जितनी भी बातचीत है जो भी है वो सारी चीज़ें होती हैं, और जैसे कि शुरू से हम लोग बताते हैं, ब्लैक बॉक्स ऐसी चीज़ है जो कभी ख़राब नहीं हो सकती, ना जलाई जा सकती है, ना डुबाई जा सकती है ना। तो वो हमेशा काम करता है, वो मिलेगा। तो ब्लैक बॉक्स एक्चुअली ये है कि उस वक्त जब ये मुंबई से 12:10 पर उड़े और 12:46 पर, हाँ 8-12 हाँ 8:12 पे, सॉरी मैं 12 कह रहा हूँ, और 8:46 पर जब ये हादसा हुआ है, तो उस दौरान में उस प्लेन में क्या क्या बातें हुई पायलट की, को पायलट से, अटेंडेंट से, वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं। तो उसमें क्या कोई खामी, तकनीकी खामी की बात हो रही है, वो भी सारे रिकॉर्ड होंगे। तो वो ब्लैक बॉक्स से पता चल जाएगा कि ऐन वक्त में पायलट और को पायलट को क्या लगा कि क्या हुआ जो कंट्रोल से बाहर चला गया। तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो इस पूरी हादसे के वो 26 मिनट क्या थे जिस जिस दौरान ये हादसा हुआ। 8:10 पर मुंबई से ये फ़्लाइट उड़ती है और ये क्रैश जो होती है वो करीबन 8:45 पर ये क्रैश हो जाती है, 8:44 पर। और ऐसा क्या हो गया बीच में कि ये क्रैश हो गई, रनवे नज़र नहीं आया। एक बार जब पूछा गया पायलट से कि रनवे दिख रहा है तो उन्होंने कहा नहीं दिख रहा है, और फिर ये कहा गया उन्हें दिख रहा है। इसकी हम पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दृश्यों से आप समझिए। मैं चाहूँगा प्रवेश सबसे पहले दृश्य दिखाएं। ये आप देखिए कि ये दोनों पायलट थे, यानी सुमित कपूर और शांभवी। इसके बाद ये लोग इन्होंने टेक ऑफ किया फ्लाइट ने, और ये मुंबई से उसने उड़ान भरी बारामती के लिए। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर ये लैंड करने की कोशिश करता है आगे। यहाँ इनकी एटीसी से बातचीत हो रही है। हालांकि मैं आपको बताऊं ये एक अनकंट्रोल्ड एयर स्ट्रिप है, जिसको कहा जाता है कि यहाँ पर जो हवाई पट्टी है वो कंट्रोल्ड मैनर में नहीं है, यानी प्रॉपर ये एयरपोर्ट नहीं है। इसके बाद यहाँ बातचीत हो रही है और उसके बाद अचानक ये पूछा जाता है इनकी तरफ से, ये जवाब आता है टीसी की तरफ से कि विंड काम है और विजिबिलिटी 3000 मीटर है। कई लोग कह रहे हैं कि 5 किलोमीटर अगर 5 किलोमीटर अगर विजिबिलिटी हो तभी परमिशन दी जाती है उतरने की। इसके बाद आप देखिए ये जब सारी बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि हम रनवे 11 पर अप्रोच कर रहे हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि हमें रनवे नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद रनवे इनको दिखा और उसके बाद ये आप देखिए क्रैश लैंडिंग। इसके बीच में ऐसा क्या हुआ प्रवेश पांडे, आपसे जानना चाहूँगा। ये एक रिपोर्ट है हमारे हाथ में, जो रिपोर्ट मुझे लगता है इनिशियली बहुत कुछ बयां कर रही है, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो ये बता रही है कि किस तरह से पूरा वाकया हुआ। 8:43 पर ये बताते हैं कि लैंडिंग क्लियरेंस इनको नहीं मिली थी। चिराग जी, आप तो मैं बोलूँगा पूरी रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उनका कद क्या था? डिप्टी सीएम थे वो, इक्विवेलेंट टू सीएम। और जब ये पहली लाइन लिखी जाती है कि वो जो एयरपोर्ट था वो फुल्ली फंक्शनल एयरपोर्ट नहीं था। इस तरह की एयरपोर्ट पर मैं लाइन ही पढ़ देता हूँ। बिल्कुल, लाइन बिल्कुल। उसके बारे में लिख लीजिए, अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड। अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि वहाँ कोई टावर हाउस नहीं है, जो एटीसी नहीं है, कंट्रोल रूम नहीं है प्रॉपर। वहाँ जो बच्चे सीख रहे हैं, स्कूल्स होते हैं जितने भी, जो उड़ान भरना और ये सिखाते, पायलट की ट्रेनिंग देते हैं, उनका वहाँ वो चलती है, वो फ्लाइट्स चलती हैं, प्राइवेट फ्लाइट्स, प्राइवेट जेट्स। तो वैसे जगह पर उतरने का परमिशन ही नहीं देना चाहिए।
प्रोटोकॉल तो ये कहता है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए वो यूज़ किया जाता है। लेकिन इस तरह के एयरपोर्ट्स और भी जगह पर हैं प्रवेश, पूरे देश भर में अगर देखे जाएं ऐसे एयर स्ट्रिप्स हैं जहां पर प्रॉपर एटीसी नहीं है। बिल्कुल। हाँ, मैं अब हम अपने दृश्य को इमरजेंसी सिचुएशंस में वो एयर स्ट्रिप्स जो है वो यूज़ किया जाता है, ना कि आप रेगुलर अगर प्रचार प्रसार करने के लिए जा रहे हैं तो एक डिप्टी सीएम के लिए इस तरह का प्रोटोकॉल रखा गया कि वो वहाँ उतर जाए। ये कतई नहीं होना चाहिए, तो और किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए जब तक इमरजेंसी। आपका कहने का मतलब ये है कि ऐसा पहली बार हुआ है? नहीं होता है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। बाय रूल तो ये अलाउड ही नहीं है। बाय रूल तो किसी भी मंत्री को नहीं यूज़ करना चाहिए, किसी को भी नहीं यूज़ करना चाहिए जब तक इमरजेंसी ना हो। इमरजेंसी के लिए वो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो हर चीज़ की सुविधाएं नहीं है ना। वहाँ तो आपका इंटेलिजेंट फेलियर, वहाँ तो आपका पूरा इनपुट जो है वो जो है आप वहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं जो उस एयरपोर्ट को संभाल रही है, वो उस एयरपोर्ट को कौन संभाल रहा है? एक प्राइवेट अथॉरिटी संभाल रही है। प्रॉपर कंट्रोल नहीं है। मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे कोई भी फ्लाइट जब टेक ऑफ करती है और जब लैंड करती है तो बाकायदा एटीसी से संपर्क में रहते हैं, और ऐसे में अगर एटीसी ही सारी चीज़ें बताता है कि विंड की क्या स्थिति है, मौसम किस तरह का है, स्पीड क्या है विंड की, बिल्कुल सही, विजिबिलिटी कितनी है, और ये कम्युनिकेशन वन वे नहीं होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि ये सारी बातचीत पायलट से हो रही होती है, पायलट को दिख रहा होता है सिचुएशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ये मैसेज फ्लैश कर रहा होता है, तो फिर गलती कहाँ हो गई? क्योंकि इसमें जो हम पढ़ रहे हैं रिपोर्ट प्रवेश, उसमें तो ये दिख रहा है कि 3000 मीटर की बात हो रही है और 3000 मीटर विजिबिलिटी है ये कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि विंड काम है। तो क्या 3000 मीटर में जो है वो लैंडिंग अलाउ होती है? देखिए अब देखिए, वो इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है, मैं वो आपको पढ़ के बताता हूँ। 30 नॉटिकल माइल्स ये दूर थे जब, हाँ, तब पुणे अप्रोच किया उन्होंने बारामती के लिए रिलीज़ किया। कहा गया कि आप विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन वीएमसी में उतरिए, यानी पायलट अपनी आंखों से रनवे देखकर लैंड करेगा। ये गाइड किया गया था। जब तक पायलट को रनवे ना दिखे वो लैंड नहीं करेगा। अब पायलट से पूछा कि हवा और विजिबिलिटी कैसी है, जवाब मिला काम है और विजिबिलिटी 3000 मीटर की है। ये बताया गया पायलट को? बिल्कुल। और नहीं ये पायलट ने बताया। अच्छा, हाँ, विजिबिलिटी की पहली कोशिश हुई विमान रनवे पर। the crew inquire about the wind and visibility and they were informed that the wind were calm. पायलट ने पूछा हवा और विजिबिलिटी कैसी है, तो उसमें जवाब मिला कि हवा काम है और विजिबिलिटी जो है 3000 मीटर है। वैसे आमतौर पर देखा जाए और अपने कई रिपोर्ट्स पढ़े होंगे तो विजिबिलिटी जो है 5 से 6000 की होनी चाहिए, 6000 की होनी चाहिए सेफ लैंडिंग के लिए। अब पायलट की कोशिश, विमान रनवे 11 पर फाइनल अप्रोच में गया, लेकिन रनवे दिखाई नहीं दिया, इसलिए पायलट ने गो राउंड किया, यानी लैंडिंग कैंसिल करके वापस से लैंड। जरूरत क्या थी जब 3000 मीटर दिख रहा है, जब ये इन्फॉर्मेशन है कि 3000 मीटर विजिबिलिटी है और आपके अनुसार कानून कहता है 5000 होनी चाहिए, तो फिर लैंडिंग क्यों की? अब दूसरी कोशिश के समय एटीसी ने पूछा आप कहाँ गए, आप कहाँ हैं? तो पायलट बोला हम फिर से फाइनल अप्रोच में हैं। उनसे कहा गया रनवे दिखा तो बताइए। पायलट बोला अभी रनवे नहीं दिख रहा है, दिखेगा तो बताऊंगा। कुछ सेकंड बाद बोला अब रनवे दिख रहा है। ये कौन बोल रहा है? पायलट। नहीं, ये जो जानकारी मिल रही है डीजीसीए बोल रहा है। डीजीसीए बोल रहा है। ये इसमें कितनी सच्चाई है? अब ये देखिए, ये तो उनकी जो कॉल सीधी सीधी पायलट की गलती बता रहे हैं। बिल्कुल, और वो दोनों की बातचीत है, जो एटीसी वाले हैं और इनकी बातचीत है। क्या इसकी कोई रिकॉर्डिंग होती है? नहीं देखिए, हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग होती है, हर एक कॉल की, हर जो एक कम्युनिकेशन होती है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, और वो रखना भी पड़ता है, कंपलसरी है। अब चिराग जी आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, पहले ही जब बोल दिया है कि आपको जब वो हवाई अड्डा दिखेगा तभी आपको लैंड करना है। हाँ, तो ये तो मैनुअल बातचीत है जिसमें पूछा जा रहा है आपको दिख रहा है, उन्होंने बोला नहीं दिख रहा है, उन्होंने बोला दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, उसके हिसाब से ही उन्होंने लैंड किया है। एयरफील्ड को खाली रखा गया था। उस वक्त भी तो विजिबिलिटी 3000 ही रही होगी ना, क्योंकि ये तो पहले ही कम्युनिकेशन कर बिल्कुल थोड़ी गई होगी। बिल्कुल। अब लैंडिंग की अनुमति 8:43 को मिलती है। अब रनवे 11 पर लैंडिंग क्लियरेंस दिया गया, लेकिन पायलट ने रीड बैक नहीं किया। ये क्या मतलब होता है? यानी क्लियरेंस को हाँ कंफर्म नहीं किया। तो फिर इसका मतलब ये था कि इनकी तरफ से तो ये बता रहे हैं डीजीसीए कि हमारी तरफ से तो कोई गलती नहीं, हमने तो बता दिया उनको, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा। तो क्यों जवाब नहीं आ रहा था? उनको इतनी क्या जरूरत पड़ी थी नीचे उतारने की, जब उनको दिख रहा है विजिबिलिटी भी नहीं है, जब उनको ये दिख रहा है कि 3000 विजिबिलिटी पर जो है वो नहीं उतर सकता, अकॉर्डिंग टू यू जो आप कह रहे हैं 5000 होनी चाहिए, तो फिर ये मतलब क्या इसके पीछे? देखिए, ये पूरा उस पायलट पर निर्भर करता था, क्योंकि वहाँ कोई स्टेशन नहीं था,
प्रॉपर कोई एटीसी की वो नहीं थी कि वहाँ बनाया गया है टावर स्टेशन जहाँ से प्रॉपर निगरानी रख पाए, प्रॉपर हर चीज़ नाप पाए। तो वो तो कोऑर्डिनेशन जो हो रहा था वहाँ सेंटर से हो रहा था। अब वहाँ पायलट के ऊपर निर्भर करता था कि वो डिसाइड करे वहाँ कि उसे दिख रहा है, उसको अगर दिख रहा है वहाँ रनवे ठीक से तो ही कैन लैंड, अगर उसको नहीं दिख रहा तो ही कांट। तो उससे बार बार यही पूछा गया, 2 बार आपको दिख रहा है, पहली बार उसने ये पक्ष तो प्रवेश डीजीसीए का है ना। नहीं, डीजीसीए नहीं, डीजीसीए नहीं, अगर उसको लग रहा है गड़बड़ी है तो वो अगर उसे नहीं दिख रहा था तो लैंड नहीं करता, वो कहीं दूसरे एयरपोर्ट पे ले जाकर लैंड कर देता, पास के जो भी एयरपोर्ट होता वहाँ ले जाकर लैंड कर देता। ज़रूरी थोड़ी है ना वहीं लैंड करना है चिराग जी, वो रीरूट हो जाती। तो ये तो पायलट की विवेक पे होता है कि उसे उसे उस कंडीशन में उसे डिसीजन लेना है, ना कि एटीसी को बैठ के लेना है। एटीसी लेकिन सिचुएशन तो क्लियर करेगा ना। ये भी हो सकता है कि एटीसी की तरफ से जानकारी प्रॉपर नहीं दी गई। चिराग जी, वो जिस जगह पे वो एयरपोर्ट है वहाँ जानकारी मिलना और देना दोनों ही मुश्किल है। वो ऐसा एयरपोर्ट है, सिर्फ काम चला हुआ एयरपोर्ट है, आप उसको सीधे तौर पर कहें तो काम चला हुआ एयरपोर्ट है। पहली बात मैंने पहले ही क्लियर किया था कि इस तरह के एयरपोर्ट्स पर ऐसे वीआईपी प्रोटोकॉल्स के तहत दूसरी बात करते हैं, एक शख्स जो 3 साल तक सस्पेंड रहा सुरक्षा कारणों की वजह से, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में, क्योंकि पिछली बार जब सस्पेंड हुआ तो शराब पी रखी थी, इस वजह से उसको सस्पेंड किया था। मैं ये नहीं कह रहा, ऑब्वियसली ये तो अभी जांच होगी, इसमें आएगी नहीं आएगी ये बात की बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो फ्लाई कर रहा है, वो उड़ान जो पायलट है, और ये जो इसको ऑपरेट कर रही है जो एजेंसी, उसने हायर कर रखा है, यानी VSAR वेंचर्स ने उसको। तो ऐसा क्या है? बिल्कुल, देखिए बहुत बार ये ऐसे पायलट्स को ढूंढते भी हैं जिनके साथ थोड़ा सा कुछ ऐसा हुआ, वो उनकी कंपनीज के साथ मिस कोऑर्डिनेशन या उनकी वहाँ ईजिली मिल जाते हैं उनको फिर सैलरी। क्योंकि देखिए अगर मुझे या आपको कहीं से हमें नौकरी से निकाला जा रहा है तो और हमें कोई दूसरी कंपनी ले रही है तो उसका दबाव होगा ना कि भाई इन्हें नौकरी दे रहे हैं तो ही विल वर्क फॉर अस। वो जहाँ पैसे ज़्यादा ले रहा था वहाँ इसकी सैलरी जो है थोड़ी काट छाट के दी जाएगी। तो आपका कहना है कि मतलब ये रीज़न हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर कहीं भी किसी की नौकरी जा रही है और वो वहाँ से सस्पेंडेड है तो उसको तो सिर्फ नौकरी की तलाश है, उसे कैसे भी नौकरी मिल जाए। और ऐसा होता है प्राइवेट कंपनी वाले 2023 में सेम एयरक्राफ्ट लियर जेट 45 ये भी एक बार क्रैश हो चुका है 2023 में। हाँ, लेकिन देखिए अगर किसी फ्लाइट, सुनिए, एक इसमें इम्पोर्टेंट है कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है, अभी तक उसकी रिपोर्ट। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा चिराग जी, अगर किसी की फ़्लाइट कोई एयर ये प्राइवेट प्लेन की किसी कंपनी, अगर वो 10,000 उड़ान उसकी कंपनी ने फ्लाइट्स ने भर्ती है, उसमें से 2 एक्सीडेंट हो रहा है तो उन 2 एक्सीडेंट पे उसके आप पूरे उसको आप जज नहीं कर सकते।